सब ये देखो बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हीमोस्टैटिस। ठीक है, तो जिसको हम ये स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है, तो हीमोस्टैटिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे क्या जो ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग इंजरी से होने वाली जो ब्लीडिंग है उसको रोकने का जो प्रोसेस है उसको हम हीमोस्टैटिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है व्हेन द ब्लड वेसल्स गेट डैमेज प्लेटलेट प्ले ए वाइटल रोल इन हीमोस्टैटिस। कहने का मतलब है जब भी हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती है ना वो एक वाइटल रोल करती है हीमोस्टैटिस को, मतलब ब्लीडिंग रोकने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट के बारे में बताया था कि प्लेटलेट क्या करती है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जिससे क्या वो ब्लड लॉस से बचाती है, वो हमारी ब्लड वेसल्स को मेंटेन करके रखती, कहीं भी अगर डैमेज हुआ हो तो उसको वो ठीक करने का काम करती है। ठीक है, उसी तरह जो हमारा जो ये हीमोस्टैसिस है जो हमारी बॉडी में होता है, इसकी 3 मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वस्कुलर स्पाज्म, ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। मतलब ये 3 मैकेनिज्म हैं जो हमारे हीमोस्टैसिस में रोल करते हैं। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो हमारी इंजरी होती है वो प्रॉपर ठीक होती है। समझ में आया? यस मैम। किसी और को डाउट? नो मैम। ठीक है, अब बात हम करते हैं हीमोस्टैसिस। आपको ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप देखो इस स्लाइड में जो ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गई हैं, तो हमने इसको लिखा है ब्लड वेसल्स इंजरी। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो गई है। इंजर्ड होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड लॉस होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपको इसमें आरबीसी प्लेटलेट बाहर ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो जाती है, तो मतलब जो ब्लड वेसल्स कहीं से ब्रेक डाउन हो गई हैं, तो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल से बाहर की तरफ निकलने लगती है। ठीक है, तो ये है हमारी ब्लड वेसल्स इंजरी। नेक्स्ट है हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन। मतलब जब भी हमारे ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जब भी ये इंजर्ड होती है तो इनकी जो लेयर होती है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो पहले वाला जो डायग्राम है उसमें जो इंजर्ड एरिया है उसका एरिया ज्यादा था, सेकंड वाले में एरिया थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो मसल्स है ये आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो जहां भी हमारा ब्लड वेसल्स इंजर्ड हुआ है वहां पे हमारी जो ब्लड में जो प्लेटलेट है वो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे वो प्लग का काम करेंगे, मतलब प्लग फॉर्मेशन का काम करेगी, ताकि जो हमारा ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल से बाहर ना जा पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोगुलेशन। मतलब हमारा प्लेटलेट और भी जो सेल्स है वो आपस में वहां पे अटैच हो जाती है और वहां पे मतलब उस जो हमारे इंजर्ड वेसल्स हैं वहां पे एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो बाहर की तरफ नहीं जाता। आपको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम बात करते हैं वस्कुलर स्पाज्म। जैसे कि हमने हीमोस्टैसिस की बात की, तो हीमोस्टैसिस में जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है वस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, तो क्या लिखा है बताओ बेटा, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। When arteries are damaged, the smooth muscle in the wall of artery contracts immediately. A reaction is called vascular spasm. ठीक है, जब आर्टरी डैमेज होती है तो जो हमारे आर्टरी की जो स्मूथ मसल्स होती है वो आपस में कांटेक्ट तुरंत करेंगी, इस रिएक्शन को हम वस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, The reduced blood loss for several minutes to नीचे slide दिखनी है several hours. The हाँ spasm is caused हम्म release of immediate from activated platelets.
ठीक है, तो कहने का मतलब है वेस्कुलर स्पाज्म की वजह से जो ब्लड लॉस है ये कुछ टाइम से लेकर कई ज्यादा घंटों तक इसको कम कर सकता है। ठीक है, स्पाज्म कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ मेडिएटर। जो स्पाज्म, ये जो वेस्कुलर स्पाज्म है ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि जब इंजरी होती है तो मेडिएटर क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पाज्म होता है। ठीक है, और ये कहाँ से होगा? एक्टिवेटेड प्लेटलेट के थ्रू। एक्टिवेटेड प्लेटलेट के थ्रू मेडिएटर रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसकी जो सेल्स है, लेयर है, उनमें स्पाज्म कॉज होगा, जो हमारा वस्कुलर स्पाज्म जिससे होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम। नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। सेकंड मैकेनिज्म कौन सी थी? ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। Blood clot consists of network of insoluble protein fibers called as fibrin, in which formed element RBC, WBC, and platelets are found are trapped. The process of clot is called is clotting. क्लॉटिंग। इसमें लिखा है जो ब्लड क्लॉट है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें क्या है, इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फिब्रिन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें फॉर्म एलिमेंट, जैसे आज जो हमारे ब्लड सेल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, मतलब वही बाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्लॉटिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई है जिसको ये चीज समझ में आई है, नहीं आई है? ठीक है, अब देखो, अभी हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात की ना, तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में यूज करते। तो इस स्लाइड में आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। Yes, ma'am. तो इसमें हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो 13 है। ठीक है, फैक्टर 1 फिब्रिनोजन है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर है, फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस है, फैक्टर 5 लिवेल फैक्टर है जिसे पैरासिलिन कहते हैं, 6 फैक्टर एब्सेंट है, 7 है स्टेबल फैक्टर, 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 है क्रिसमस फैक्टर, 10 है स्टुअर्ट फैक्टर, 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12 है हिगीमैन फैक्टर, और 3 है फिब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर। तो ये हमारे एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिनका रोल हमारे ब्लड क्लॉटिंग में होता है, या ये कह लो हीमोस्टेसिस में हमारी ब्लड क्लॉटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आया? मुझे समझ में आया? तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है इनके नाम आपको याद रखने हैं। बेटा हाँ या ना में जवाब तो दो। Yes, ma'am. Yes. Yes, बाकी ma'am. ठीक है, तो बेटा आपको ये क्लॉटिंग फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यही क्लॉटिंग फैक्टर आपको हीमोस्टेसिस का जो हीमोस्टेसिस प्रोसेस का जो चार्ट होगा ना, आपको अगर आपने ये फैक्टर्स याद कर लिए तो आपको हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म का चार्ट इजीली याद हो जाएगा। ठीक है? Yes, ठीक है ma'am. बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब ये देखो, ये जो है हमारे हीमोस्टेसिस का चार्ट है, जिसके बारे में भी मैंने बात की। ठीक है, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। Hmm. ठीक है, मैम स्लाइड क्लियर नहीं आ रही। रुको बेटा, स्लाइड क्लियर नहीं आ रही। ये देखो, एक्सट्रिंसिक मतलब टिश्यू ट्रामा हुआ है, और इंट्रिंसिक मतलब ब्लड ट्रामा हुआ है। मतलब एक्सट्रिंसिक हमारे ये ब्लड वेसल से रिलेटेड है, और इंट्रिंसिक हमारे ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे हीमोस्टेसिस में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का इन्वॉल्व है, साथ साथ एक कंपाउंड 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 पाथवे या कॉमन पाथवे इन्वॉल्व है। तो इसमें आपको देखो, यहाँ देखो दिखाई दे रहा होगा एक्सट्रिंसिक, इधर है इंट्रिंसिक, और यहाँ एक कॉमन पाथवे दिखाई दे रहा है। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो ये जो है ये हमारा हीमोस्टेसिस का प्रॉपर चार्ट है, जो हमारे क्लॉटिंग में या ब्लीडिंग क्लॉट में हेल्प करते हैं, या स्टॉपेज मतलब ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक पाथवे की बात करूँ तो यहाँ पे जो ट्रामा, जो इंजर्ड हुआ है वो हमारा ब्लड वेसल्स हुआ है, और इंट्रिंसिक में हमारा ब्लड
ठीक है। तो मैं पहले आपको इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो जो है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें क्या होगा, जब भी कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होगा या इंजर्ड होगा तो हमारा जो टिश्यू फैक्टर है वो रिलीज होगा, ठीक है। टिश्यू फैक्टर रिलीज होने के साथ साथ इसमें हमारा टिश्यू फैक्टर जब रिलीज होगा तो उसके साथ साथ हमारे जो कैल्शियम आयन उसके साथ मिलकर हमारे फैक्टर 10 फ्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और फ्लोटिंग फैक्टर जब 10 एक्टिवेट हो जाएगा उसके साथ फिर वो हमारे फैक्टर जब हमारा ये फ्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके साथ साथ हमारा जो फ्लोटिंग फैक्टर 5 है वो कैल्शियम आयन के साथ साथ, मतलब फ्लोटिंग फैक्टर 5 और फ्लोटिंग फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन के साथ साथ वो क्या करेंगे, वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव पाथवे। तो मतलब इसमें हमारे जो लास्ट में जो हमें कौन से एंजाइम मिली, प्रोथ्रोम्बिन पाथवे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम उन्होंने रिलीज की, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या है, जैसे ब्लड ट्रामा हुआ है जिसमें हमारे क्या है, इसमें जो एंडोथेलियल सेल है वो क्या हो गई है, कोलेजन फाइबर है वो क्या हो गई है, वो डैमेज हो गई है, ठीक है। और उसमें कुछ प्लेटलेट भी डैमेज हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो फैक्टर 10 है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। साथ साथ हमारे एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट हैं वो प्लेटलेट फास्फोलिपिड फॉर्म करेंगे और ये भी क्या करेंगे, ये भी हमारे फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड कैल्शियम आयन, ये भी हम क्या रिलीज करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को रिलीज करेंगे। तो ये हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर इन दोनों ने मिलकर, मतलब कह लो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ने एक कॉमन एंजाइम को रिलीज किया, वो है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये फैक्टर 13 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो अलग अलग थे, फिर बाद में जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम रिलीज होगा फिर इसके बाद एक कॉमन पाथवे रिलीज होगा, ठीक है, जिसमें कैल्शियम आयन मिक्सअप होगा और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर सेकंड 2 था प्रोथ्रोम्बिन, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस से वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्रोथ्रोम्बिन के बाद कैल्शियम आयन की प्रेजेंस से फिब्रिनोजन एक्टिवेट होगा और फिब्रिनोजन के बाद लूज फिब्रिन थ्रेड क्रिएट होगा। जब फिब्रिनोजन लूज फिब्रिन थ्रेड क्रिएट होगा उसके बाद हमारा जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे लूज फिब्रिन थ्रेड के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फिब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा और वो बाद में वो कुछ 2 से 3 ये कह लो 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर एक क्लॉट फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एक हीमोस्टेसिस का चार्ट था, ये मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया है। मैं आपको इसके आगे भी बताती हूँ। इतना बेटा समझ में आया, ये जो चार्ट है क्या शो कर रही है, आपको समझ में आया? हेलो मैम एक्सटेंसिंग तो समझ में, एक्सटेंसिंग में थोड़ा एक बार और रिवाइज कर देते। इंट्रिंसिक या एक्सटेंसिंग? इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक में जो डैमेज होगा बेटा वो ब्लड रिगार्डिंग होगा, ठीक है, मतलब वेसल्स के अंदर पार्ट में ट्रामा होगा, मतलब ठीक है, ओके मैम, ओके ब्लड ओके रिगार्डिंग। और जो एक्सटेंसिंग है वो ब्लड वेसल्स रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है। ठीक। अब हम बात करेंगे जैसे कि भी मैंने आपको बताया एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया वही चीजें। तो कौन पढ़ेगा बेटा, बताओ कौन पढ़ेगा इसमें, पढ़ो इसको। कोई नहीं बोल रहा। मैम fever step and occurs rapidly within a second. Tissue protein called factor leaks into the blood from cell outside blood vessel and initiates the formation of thrombinase. कहने का मतलब है जब भी ब्लड वेसल इंजर्ड होगा तो कुछ स्टेप जो होंगे रैपिडली कुछ सेकंड में स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे टिश्यू प्रोटीन है, ठीक है,
जो टिश्यू प्रोटीन है, जब इंजरी होगी जो हमारे टिश्यू प्रोटीन जिसको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं, वो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, लीक होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, जो हमारे कहाँ होगा, हमारे ब्लड वेसल्स के आउटसाइड में होगा, और ये क्या करेगा, ये जाकर हमारे प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है उसको स्टार्टिंग मतलब उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर है टिश्यू फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन, मतलब जो हमारा टिश्यू फैक्टर है वो लिपोप्रोटीन फास्फोलिपिड का एक मिक्सचर है जो हमारे डैमेज सेल से रिलीज होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो हमारा टिश्यू फैक्टर है वो एक सीक्वेंस रिएक्शन को क्या करने लगता है, स्टार्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब जब एक बार जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, ये हमारे फैक्टर 5 से कंबाइन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कैल्शियम आयन, और वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को फॉर्म करेंगे। समझ में आया? जो मैंने आपको चार्ट अभी बताया ना, वही चीज है। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. और बेटा किसी और को डाउट है? दोबारा बता दूं बेटा, दोबारा बता दूं? किसी को नहीं पूछना दोबारा? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इस एक्सट्रिंसिक पाथवे फिर भी थोड़ा छोटा था, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे थोड़ा सा बड़ा है। तो ये क्या है, इससे मोर कॉम्प्लेक्स होती है, अगर मोर स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे होगा, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, इट्स एक्टिवेटर आर प्रेजेंट आइदर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और मतलब इसके एक्टिवेटर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे किसके साथ, ब्लड के साथ। ठीक है, या ब्लड की के साथ, मतलब ये कांटेक्ट में रहेंगे या उसमें प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है, इसमें आउटसाइड टिश्यू डैमेज की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर एथिलियल जो एंडोथेलियल सेल है वो अगर डैमेज हो जाएगी, तो जो हमारा जो ब्लड है वो हमारे वो कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आ जाता है, जो ब्लड वेसल्स का जो कोलेजन फाइबर है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, कांटेक्ट विद कोलेजन फाइबर एक्टिवेट फ्लोटिंग फैक्टर 12, मतलब जो हमारे कोलेजन फाइबर जो है वो क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट कर जाएंगे। मतलब पहले हमारा प्रोटीन फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, और उसी की रिएक्शन सीक्वेंस की वजह से हमारा फैक्टर 10 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10, मतलब जो हमारा फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें हमारे प्लेटलेट फास्फोलिपिड और कैल्शियम आयन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वंस फैक्टर 10 इज एक्टिवेट इट कंबाइन विद फैक्टर 5, जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा वो हमारे फैक्टर 5 के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और वो हमारे प्रोथर्मिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर लेंगे, और जिसकी वजह से हमारा एंट्रेंसिंग पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ में आया इतना? दोबारा बोल दे रही हूँ कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है उसमें उसके जो एथिलियल सेल हैं, अगर वो मतलब डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट कोलेजन फाइबर वो एक्टिव मतलब कांटेक्ट में आएंगे, और जब कोलेजन फाइबर कांटेक्ट में आएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके एक्टिवेट होने के बाद जो हमारे प्लेटलेट फास्फोलिपिड और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस है वो हमारे क्लोटिंग फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट कर देंगे, और जब फ्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा तो साथ साथ वो हमारे फैक्टर 5 को इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारे प्रोथर्मिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, जिसके बाद ये हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को कंप्लीट कर देते हैं। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पाथवे, कॉमन पाथवे, जिसमें हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे क्या होंगे, बाद में कॉमन हो जाएंगे। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, मतलब हमारे
एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी प्रोथ्रोम्बिनेज बना था और हमारे इंट्रिंसिक में भी प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये क्या है, कॉमन पाथवे उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज बिनेज स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ कॉमन पाथवे, मतलब प्रोथ्रोम्बिनेज का जो फॉर्मेशन है यहीं से हमारे कॉमन पाथवे का स्टार्टिंग होता है। इन द सेकंड स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिनेज एंड कैल्शियम आयन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, मतलब जो थ्रोम्बिनेज एंजाइम है और साथ साथ उसके साथ जो कैल्शियम आयन है वो दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर को हमारे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। इन द थर्ड स्टेज थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट फिब्रिनोजन, मतलब उसके बाद जो हमारा थ्रोम्बिन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये हमारे फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इन द सॉल्युबल फॉर्म टू लूज फिब्रिन टू थ्रेड, जिसकी वजह से जो हमारा फिब्रिनोजन है वो लूज फिब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन आल्सो एक्टिवेट फैक्टर 13, और जो हमारा थ्रोम्बिन फैक्टर है वो हमारे फैक्टर 13 को भी क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से एक स्टेबलाइज और स्ट्रेंथ फिब्रिन जो थ्रेड है वो फॉर्म होगी और जिसकी वजह से 20 से 30 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता क्या, तो आपको देखो या प्लेटलेट एडेशन हुआ है, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन हुआ है और एग्रीगेशन हुआ है। ठीक है, मतलब जब कभी चोट लगती है तो प्लेटलेट एडेशन होगा, रिएक्शन होगा, फिर ये आपस में अटैच हो जाएंगी। देखो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो भी मैंने बताया इसमें है इंस्पायर्ड हैविंग स्मॉल साइज, जो हमारी प्लेटलेट है उनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और केमिकल जो हमारी प्लेटलेट है उनमें बहुत सारे केमिकल जो है वो स्टोर होते हैं, जैसे कि एडीपी, एटीपी, कैल्शियम आयन, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोफेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये सारे में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है इसमें इनिशियली प्लेटलेट स्टिक टू द पार्ट ऑफ डैमेज, मतलब जहां भी हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे वहां पे हमारे जो प्लेटलेट है वो वहां पे चिपक जाएंगे, सजेस्ट कोलोजन फाइबर। ठीक है, जहां जहां भी हमारे मतलब एंडोथेलियस जो सेल्स हैं जहां डैमेज हुए वहां पे वो जो कोलेजन फाइबर की तरह वहां पे चिपक जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटलेट एडेशन। ठीक है, ड्यू टू एडेशन प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड, जब एडिशन होगा होने की वजह से जो हमारे प्लेटलेट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनका जो करेक्टर है वो मतलब अपने आप चेंज होने लगेगा। ठीक है, दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। दे बिगिन टू लिबरेट कंटेंट टू देयर वेसल्स, वहां पे लिबरेट कर देंगे और इस प्रोसेस को या इस फेज को हम बोलेंगे प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने भी दिखाया, तो एक यहाँ पे प्लेटलेट एडिशन हुआ, बहुत सारे केमिकल्स थे। ठीक है, ये एक एरिया पे चिपक जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये केमिकल रिलीज करेंगे और जो एरिया वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन हुआ है, फिर बाद में ये आपस में अटैच हो जाएंगे, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे ना प्लेटलेट एग्रीगेशन, इस स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लेटलेट में प्रेजेंट एडीपी क्या करेगा, हमारे प्लेटलेट को स्टिकी करने का काम करता है। ठीक है, और हमारे प्लेटलेट एक्टिवेट रहते हैं, जिसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन भी, मतलब बहुत सारे प्लेटलेट का आपस में मिल जाना, ये हमें इसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर होते हैं किसके, प्लेटलेट होते हैं जहाँ भी इंजरी हुई होती है और वहाँ पे एक सॉलिड मास बना देते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं प्लेटलेट प्लग बना कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको चोट लगी होगी तो वहां पे जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो एक एक मतलब एक हार्ड सॉलिड टाइप का एक पार्ट रह जाता है, वो हमारा प्लेटलेट प्लग होता है। ठीक है,
But I have